करते हैं मनी एंड बैंकिंग की। ठीक है, इसमें क्या है, पहले पहले हम लोग बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे, पर बार्टर सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड की। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड होता क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड क्या होता है कि जैसे कि मुझे चाहिए चावल, सामने वाले के पास है गेहूँ, तो अगर हम दोनों, मतलब वही डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए कि हाँ इसको भी यही चाहिए जो मेरे पास है और इसको भी यही चाहिए जो इसके पास है, इस तरीके से। तो मतलब दोनों लोगों के पास, जैसे कि मुझे टमाटर चाहिए आलू के बदले में, तो सामने वाला के पास आलू होने चाहिए, इस तरीके से। तो इसलिए ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही थी, इसलिए अब क्या आता है, मनी आता है। अब मनी के हम कुछ फंक्शंस देखते हैं। मनी के फंक्शन क्या क्या होते हैं, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करती है। दूसरा, पहला फंक्शन ये हो गया। दूसरा क्या है, ये कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट है। कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग मॉनेटरी यूनिट्स के अंदर इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट, अकाउंट के अंदर हम इसको रख सकते हैं, मॉनेटरी वैल्यू में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मेरे पास इतना, मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, एक्सप्रेस कर सकते हैं एक तरीके से। अब क्या होता है कि इसमें कह रहे हैं कि इफ़ ऑल द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, अगर कमोडिटी है कोई भी, मान लेते हैं कि एक मेरे पास पेन है, कमोडिटी है, क्या कमोडिटी है, पेन कमोडिटी है। इफ़ ऑल द commodities increase in terms of money, if prices of all commodity increase in terms of money। ठीक है, इस कमोडिटी का जो प्राइस है वो बढ़ गया है। ठीक है, मान लेते हैं ये पहले मिलता था 5 रुपये का, अभी वही वाला पेन कितने का मिलता है, मान लेते 10 रुपये का। ठीक है, 10 रुपये का मिल रहा है, तो प्राइस जो है वो बढ़ गया है, तो देयर इज जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल, ऑब्वियस सी बात है। सो इससे क्या होगा, द वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ एनी कमोडिटी मस्ट हैव डिक्रीज्ड। देखो, अब कमोडिटी क्या है कि पहले 10 रुपये में हम लोग 2 पेन ले सकते थे, है ना। अभी क्या है, हम 10 रुपये में एक ही पेन लेंगे। इसलिए हो क्या रहा है कि जब प्राइस बढ़ता है, याद रखना है, जब प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ एनी कमोडिटी मस्ट हैव डिक्रीज्ड। वैल्यू ऑफ मनी जो है वो इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी, वैल्यू ऑफ मनी गिर जाती है। प्राइस बढ़ते ही सामान का प्राइस बढ़ा तो वैल्यू ऑफ मनी गिर जाती है, इन अ सेंस दैट अ मनी कैन नाउ परचेज लेस ऑफ एनी कमोडिटी। ऑब्वियस ही बात है, अभी एक ही पेन खरीद पाएगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिटोरिएशन इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हमें लिखना हो इसको, हम इसको ये लिख सकते हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होगी। ठीक है, और हम ये लिख सकते हैं कि प्राइस इंक्रीज होने से क्या होती है, डिटोरिएशन इन परचेजिंग पावर, मतलब परचेजिंग पावर जो है वो भी डिटोरिएट होती है। ठीक है, अगला ये है कि देखो, अगला फंक्शन ये है कि मनी का जो फंक्शन है अगला, वो है स्टोर ऑफ वैल्यू। इसमें क्या है कि बार्टर सिस्टम के अंदर मान लेते हैं मेरे पास चावल हैं, अब मुझे उसको आगे लेके चलना है, तो मैं उसको सारे को आज तो नहीं खा सकती, मुझे उसे स्टोर करना पड़ेगा, और स्टोर करने में मेरे को और पैसा लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मनी जो है वो पेरिशेबल नहीं है, मनी इज़ नॉट पेरिशेबल एंड इट्स स्टोरेज कोस्ट आर कंसिडरेबली लोअर। इट इज़ एक्सेप्टेबल टू एवरी वन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मनी एक्सेप्टेबल है, ठीक है, और इसमें स्टोर ऑफ वैल्यू हो सकता है, लेकिन हमें इसका काम, ये अच्छे से काम करे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू ऑफ मनी को सफिशिएंटली स्टेबल रखना पड़ेगा, स्टेबल। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा तो उसमें क्या होगा, परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो इरोड हो सकता है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो इरोड हो सकता है। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट एनी एसेट अदर देन मनी कैन ऑल्सो एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसे कि गोल्ड, लैंडेड प्रॉपर्टी, ये भी स्टोर ऑफ वैल्यू का काम कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड में पैसा लगा दिया, प्रॉपर्टी खरीद ली है, हाउसेस, इवन बॉन्ड्स। ठीक है, तो गोल्ड, प्रॉपर्टी, हाउसेस और बॉन्ड, गोल्ड, प्रॉपर्टी, हाउसेस एंड बॉन्ड्स, ये भी एक प्रॉपर्टी वो हो सकते हैं। हाउएवर दे मे नॉट बी इजीली कन्वर्टेबल टू अदर कमोडिटीज एंड डू नॉट हैव यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी। देखो, मनी के साथ क्या है, वहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी भी है प्लस स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, लेकिन इनमें क्या है, गोल्ड में
और लैंडेड प्रॉपर्टी, हाउस और इवन बॉन्ड के अंदर इसमें स्टोर ऑफ वैल्यू तो है बट यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। अभी क्या हो गया, मनी को भी छोड़ के हम लोग कैशलेस सोसाइटी की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके लिए क्या क्या है, एक तो जनधन अकाउंट, आधार इनेबल पेमेंट, ई वॉलेट है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, NF नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ये भी कैशलेस पेमेंट के लिए ही है। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी को देखते हैं। तो सेंट्रल बैंक की बात की गई है। सेंट्रल बैंक हमारा कब बना है, 1935 के अंदर बना है। इसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है, इसके फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो पहला फंक्शन इसका क्या है, पहला फंक्शन है इसका करेंसी इशू करना। करेंसी कौन इशू करेगा, RBI इशू करता है। दूसरा, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। करेंसी को इशू करना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। कैसे कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है ये, थ्रू बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड वेरिएशन इन रिजर्व रेशियो, इन सब के द्वारा यही एक्ट करता है बैंकर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, और यही क्या है, कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टोडियन हमारा अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में बोलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट हो जाता है, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टोडियन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टोडियन के रूप में बैठ जाना, वो हमारा RBI करता है। इट ऑल्सो एक्ट एज ए बैंक टू द बैंकिंग सिस्टम। ये क्या है, बैंक का भी काम करता है, बैंक टू द बैंकिंग सिस्टम में बैंक का भी ये RBI काम करता है। अब क्या होता है, हमें ये देखना है कि ये करेंसी कैसे इशू करता है। ठीक है, दिस करेंसी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वी नीड टू फोकस ऑन इट्स फंक्शंस ऑफ इशूइंग करेंसी। ये करेंसी कैसे इशू करता है, हमने देखा ना कि ये क्या करता है, पहला फंक्शन ये करेंसी इशू करता है। तो कैसे करता है, तो दिस करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक कैन बी हेल्ड बाय पब्लिक और बाय द कमर्शियल बैंक। ठीक है, ये जो करेंसी इशू करता है ना, इसको कौन कौन रख सकते हैं, जैसे कि RBI ने ये करेंसी इशू की। ठीक है, इसको कौन कौन ले सकते हैं, इसको पब्लिक ले सकती है और इसको कमर्शियल बैंक रख सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी, क्योंकि बहुत हाई ऊपर से आ रहा है ना, ऊपर से पैसा, इसको हम लोग बोलेंगे हाई पावर्ड मनी। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिजर्व्ड मनी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनेटरी बेस। ठीक है, 3 चीज़ें याद रखनी है। RBI जो पैसा दे रहा है वो हाई पावर का मनी आ रहा है, भाई बहुत मोटा पैसा आ रहा है, RBI दे रही है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व मनी, रिजर्व, है ना। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनेटरी बेस बोलते हैं। एंड एज इट एक्ट एज अ बेसिस फॉर क्रेडिट क्रिएशन। इसको ये सब चीज़ें हम क्यों बोल रहे हैं, हमने क्या क्या नाम दिया, हमने नाम दिया कि ये ना हाई पावर्ड मनी है, ये क्या है, ये रिजर्व मनी है, और ये क्या है, ये मॉनेटरी बेस है ना। तो ये क्यों है, क्योंकि यही मनी आधार बनती है क्रेडिट क्रिएशन का। बैंक के पास पैसा आएगा, ठीक है, यही मनी आधार बनती है क्रेडिट क्रिएशन का। क्रेडिट इसी मनी से हम फिर आगे आगे चल के क्रिएट कर सकते हैं ना। इस कमर्शियल बैंक की बात करते हैं। ये क्या करते हैं ना, कमर्शियल बैंक ये डिपॉजिट लेते हैं पब्लिक से और कुछ पार्ट दे देते हैं जिसको जिसको बोरो करना होता है ना। एंड लेंड आउट, ये क्या करते हैं, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम पब्लिक एंड लेंड आउट दोज पार्ट एंड लेंड आउट दी, किसी से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया एंड लेंड आउट पार्ट ऑफ दीज फंड्स टू दोज हु वांट टू बोरो। द इंटरेस्ट रेट पेड बाय द बैंक टू डिपॉजिटर is lower than the rank of is lower than the rate charged from the borrower। डिपॉजिटर्स को ये देंगे कि ठीक है हम आपको देंगे 4% का इंटरेस्ट, बट जिसको ये लोन देंगे ना उससे ये कितना लेंगे, 8% का इंटरेस्ट। तो ये हमें ये कह रहे हैं कि द इंटरेस्ट रेट पेड बाय द बैंक टू द डिपॉजिटर, जो इंटरेस्ट बैंक डिपॉजिटर को पे करेगा वो हमेशा कम होगा। ठीक है, किससे, द रेट चार्ज फ्रॉम द बोरोवर, जो कि मांगने वाले से ज़्यादा पैसे लेंगे। लोन चाहिए 8% पे लोन मिलेगा, बट अगर मैं डिपॉजिट करने जाऊँगी तो वो मेरे को देंगे 4% का, 4% इंटरेस्ट दे देंगे मैडम आपको। ठीक है, अब इस डिफरेंस को, इन दोनों टाइप के डिफरेंस, इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेड बोलते हैं, स्प्रेड। ठीक है, स्प्रेड इज द प्रॉफिट एप्रोप्रिएटेड बाय द बैंक। ओके, स्प्रेड इज द, स्प्रेड ही होता है इसको, इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं बोरोवर और डिपॉजिटर के इंटरेस्ट रेट के बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं स्प्रेड।
और स्प्रेड क्या है? इज द प्रॉफिट अप्रोप्रिएटेड बाय द बैंक। यही वो प्रॉफिट है जो बैंक अप्रोप्रिएट करता है। अब होता क्या है, अगर बैंक ले रहा है तो देखो, जब जब अभी क्या है ना, अभी एक एक होता है हमारा डिमांड डिपॉजिट, है ना, और एक होता है हमारा सेविंग डिपॉजिट। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट के अंदर डिमांड डिपॉजिट से काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे? बाय गिविंग चेक दे दिया है, ठीक है, और डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड और चेक ये हमारे डिमांड डिपॉजिट के अंदर आते हैं। सिंपल दिमाग से सोचना है कि डिमांड कभी भी डिमांड कर सकता है, तो चेक हमारे मम्मी के हाथ में रहता है। चेक वो कभी भी जाएंगी, किसी को भी चेक दे सकती है ना। तो चेक जो है वो डिमांड डिपॉजिट के अंदर आता है, और ऐसे डेबिट कार्ड की बात है। ओके, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो होता है ना डिमांड डिपॉजिट वाला, गिवन चेक एंड डेबिट कार्ड हैविंग अ डिमांड डिपॉजिट जो है वो ट्रांजैक्शन को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट बना देता है। ठीक है, भले ही वो इस पर कोई इंटरेस्ट भी चार्ज ना कर रहे हो। कई बार होता है ना कि ठीक है, आप मेरा ना इतना पैसा रख लो डिमांड डिपॉजिट में। डिमांड डिपॉजिट के अंदर यूजुअली इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इंटरेस्ट किसमें मिलता है? सेविंग डिपॉजिट के ऊपर। डिमांड डिपॉजिट में यूजुअली इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ओके, सिंस बैंक अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम लोन। ठीक है, देखो बैंक वाले जो होते हैं ना बार बार फ़ोन करते रहते हैं कि हमसे लोन ले लो, लोन ले लो। क्यों? क्योंकि एनी बैंक वुड लाइक टू लेंड इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल। देखो, जो बैंक जो है ना वो लोन के इंटरेस्ट से तो कमाते हैं। ठीक है, लोन के इंटरेस्ट से ही वो कमाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये मैं डिपॉजिटर हूँ, मैंने इसको दे दिए 8 लाख रुपए की, मेरे 8 लाख रुपए जमा कर लो। ठीक है, अब क्या होगा, जो लेने वाला आदमी है, ठीक है, तो ये मेरे को देंगे मैडम 2% इंटरेस्ट देंगे आपका। ठीक है, अब कोई आता है कि मेरे को ना 8 लाख का लोन चाहिए, तो बोलेगा कि नहीं 8% लगेंगे। तो वो जो है ना, अब उसको उसको 8 में से 2% तो मेरे को ही देने हैं। वो कमाएगा किस पे? 6% पे कमा रहा है। यानी वो जो लोनर होता है उसी को ही मतलब वो लेता है। ठीक है, आटे में लेता है और वहीं से ही कमाता है। इसलिए जो बैंक है वो बहुत ज़्यादा लोन देना चाहता है। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि भाई, और बैंक तभी सर्वाइव कर पाएगा जब जैसे ही सामने वाला डिमांड करेगा ना कि मेरा डिपॉजिट दो, और बैंक दे दे डिपॉजिट, तभी बैंक सर्वाइव कर पाएगा। अदरवाइज बैंक कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, डिपॉजिटर वुड कीप देयर फंड इन अ बैंक ओनली। अब कह रहे हैं कि डिपॉजिटर को भी तभी रखना चाहिए फंड तब वो फुली कॉन्फिडेंट हो कि हाँ इससे हमें ऑन डिमांड पे हमें पैसा मिल जाएगा। अ बैंक मस्ट देयरफॉर बैलेंस इट्स लेंडिंग एक्टिविटी सो एज टू इंश्योर दैट सफिशिएंट फंड्स आर अवेलेबल टू रीपे ऑन एनी डिपॉजिटर ऑन डिमांड। ठीक है, बैंक मस्ट, और बैंक को ना अपनी लैंडिंग एक्टिविटीज़ को इस तरीके से बैलेंस करना चाहिए, और उनको ना हमेशा सफिशिएंट फंड को रखना चाहिए कि अगर किसी डिपॉजिटर ने पैसा मांग लिया तो वो रीपे कर पाए। अब क्या कह रहे हैं कि बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है ओके, तो बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है, अब हमें इस बारे में देखना है। तो देखो, बैंक कैन लेंड simply because they do not accept all the depositors to withdraw what they have deposited at the same time. बैंड बैंक जो है वो लेंड कब कर पाता है? बैंक जो है ना कोई भी, वो लेंड तभी कर पाएगा जब वो ये एक्सेप्ट करेगा सभी डिपॉजिटर्स से कि भाई आप लोग जो हैं सब एक समय पे मेरे से विड्रॉ नहीं करेंगे। कर दियो तो अब क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है? तो बैलेंस शीट एक रिकॉर्ड होता है एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ फिल्म, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बैलेंस शीट मस्ट बी इक्वल। ठीक है, ये बैलेंस शीट जो है ना दोनों साइड पे इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लाइबिलिटीज़, तो इधर लाइबिलिटीज़ आती है हमारी राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी क्या आती है? एसेट आती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं।
एसेट्स आर थिंग अ फिल्म ओन्स और व्हाट अ फिल्म कैन क्लेम फ्रॉम अदर। एसेट क्या होती है? जो एक फिल्म ओन करती है और जो दूसरों से वो क्लेम कर सकती है। तो दो चीज़ें हैं, ओन करना और क्लेम करना। ठीक है। इन केस ऑफ बैंक, अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग फर्नीचर, एसेट आर लोन गिवन टू द पब्लिक। एक तो बैंक के पास उसकी खुद की बिल्डिंग है, वो उसका एसेट है, उसका फर्नीचर है, वो उसका एसेट है ना। तो बिल्डिंग और फर्नीचर, इसको छोड़ के जो वो लोन देता है पब्लिक को, वो उसका एसेट है। जो वो लोन देता है ना सरकार जनता को, वो उसका एसेट है। ठीक है, ठीक है। पहला ये हो गया। क्या क्या हो गया भाई? एसेट्स आर लोन गिवन टू द पब्लिक, पहला हो गया। दूसरा एसेट हम देखते हैं, बैंक के पास होते हैं इसके रिजर्व्स। अब रिजर्व्स क्या होते हैं? जो बैंक आरबीआई को डिपॉजिट करता है। ठीक है, आरबीआई को जो डिपॉजिट करता है। अब ये जो रिजर्व्स हैं, ये रिजर्व जो है कुछ क्या किए जाते हैं कैश के अंदर, और कुछ किए जाते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि क्या हो जाएगा अपना, बॉन्ड हो गया है, ट्रेजरी बिल हो गया है, इसके अंदर इशूड बाय द आरबीआई। ओके, रिजर्व्स आर सिमिलर टू द डिपॉजिट वी कीप विद बैंक। ठीक है, जैसे हम लोग अपना डिपॉजिट रखते हैं बैंक के पास, है ना, वैसे ही ऐसे ही डिपॉजिट को जब बैंक रखता है आरबीआई के पास, तो उसको क्या बोल देते हैं? उसको रिजर्व बोल दिया जाता है, बस, और कोई फर्क नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओके। रिजर्व्स आर सिमिलर, ओके, ये हो गया है। एसेट क्या होता है? रिजर्व प्लस लोन। क्लियर है, दो ही चीज़ें हमने देखी हैं। एसेट क्या होता है हमारा? रिजर्व प्लस लोन होता है। लायबिलिटी की हम बात करते हैं। ठीक है, अब लायबिलिटी की हम बात करते हैं। अब लायबिलिटी की हम बात करते हैं तो देखो, किसी भी फर्म की लायबिलिटी क्या होती है? जो उसने डिपॉजिट ले रखे होते हैं, जो उसने डिपॉजिट रखे हुए होते हैं, तो वो बैंक की लायबिलिटी होती है। देखो, जब एसेट ग्रेटर देन लायबिलिटी, जब कोई भी एसेट लायबिलिटी से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट वर्थ बोलते हैं, नेट वर्थ। और नेट वर्थ को हम लोग लिखते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। ठीक है, जैसे कि ये हमारा नेटवर्थ राइट हैंड साइड के ऊपर लिखा हुआ। अगर रिजर्व रिजर्व इज इक्वल टू डिपॉजिट हो जाए, रिजर्व क्या होता है? एसेट होता है। डिपॉजिट क्या होता है? लायबिलिटी होता है। ये दोनों चीज़ें अगर इक्वल हो जाती है, यानी नेटवर्थ कितना आ जाएगा? ये भी 100 है, ये भी 100 है, और ये रिजर्व और डिपॉजिट, एसेट और लायबिलिटी के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं नेटवर्थ। तो नेटवर्थ हमारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इफ़ वी एज्यूम दैट देर इज़ नो करेंसी इन सर्कुलेशन, अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि कोई भी करेंसी सर्कुलेशन में नहीं है, देर इज़ नो करेंसी इन सर्कुलेशन। ठीक है, तो मनी सप्लाई कितनी हो जाएगी? इक्वल टू 100। ये अगर देखो, M1 क्या होता है? करेंसी प्लस डिपॉजिट, करेंसी प्लस डिपॉजिट। तो यहाँ पे डिपॉजिट कितना है? 100 रुपये का डिपॉजिट है, बट कोई भी मनी जो है सर्कुलेशन के अंदर नहीं है। ठीक है, सर्कुलेशन में क्यों नहीं है? क्योंकि सर्कुलेशन में होगी भी कैसे? जितना एसेट है उतनी ही तो लायबिलिटी है, तो कर भी नहीं सकते सर्कुलेशन में। क्या क्या ही देंगे सर्कुलेशन के अंदर, है ना। तो इनके पास इतना डिपॉजिट था, इन्होंने सारा का सारा उठा के रिजर्व में दे दिया है, तो कोई भी मनी सर्कुलेशन में आएगी कैसे? सर्कुलेशन में आती कैसे? बैंक से ही आती है। जितना इनके पास डिपॉजिट आया था, इन्होंने सारा का सारा उठाया और रिजर्व के तौर पे आरबीआई को दे दिया, तो सर्कुलेशन में कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो डिपॉजिट कितना माना जाएगा? 100 माना जाएगा। तो M1 क्या होता है? करेंसी प्लस डिपॉजिट, करेंसी प्लस डिपॉजिट को हम लोग बोलते हैं M1। देखो, अब बात ये आती है कि क्या बैंक के ऊपर कह रहे हैं कि अब ऐसे तो बैंक जो है वो जितना चाहे उतना ही मनी क्रिएट कर सकता है भाई, लोन पे लोन देता रहे देता रहे देता रहे, कितना भी कर सकता है। तो इस ओवर लेंडिंग से बचने के लिए, है ना, इस ओवर लेंडिंग से बचने के लिए आरबीआई क्या करती है? आरबीआई कहती है कि आपको ना अपने बैंक का कुछ परसेंटेज हमारे रिजर्व के अंदर रखना पड़ेगा। एवरी बैंक कुछ परसेंटेज आपको रिजर्व में रखना पड़ेगा, ताकि आप ओवर लेंडिंग ना करो। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? और ये जो है ये लीगल रिक्वायरमेंट है, और ये बाइंडिंग है बैंक्स के ऊपर। येस, इट इज़ बाइंडिंग ऑन द बैंक्स। ठीक है,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो बोलते हैं, रिजर्व रेशियो बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, रिजर्व रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, रिजर्व रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, और कैश रिजर्व रेशियो जो है परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट कहाँ से लेता है, डिपॉजिट से, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट विच अ बैंक मस्ट कीप एज अ कैश रिजर्व विद इटसेल्फ। इसके सिवा बैंक को सीआरआर के सिवा कुछ और रिजर्व भी रखने पड़ते हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर। 2 पॉइंट याद रखने हैं, एक तो कुछ रिजर्व रखने पड़ते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में रिजर्व रखने पड़ते हैं, ठीक है, और शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में रखने पड़ते हैं, शॉर्ट टर्म में होते हैं। दिस रेशियो इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और एसएलआर। लिक्विड फॉर्म में एसएलआर कैसे रखना होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है और शॉर्ट टर्म के अंदर होता है। मनी मल्टीप्लायर जो है ना वो 1 कैश रिजर्व रेशियो होता है। अगर कैश रिजर्व रेशियो हमारा 4% है तो फिर ये अपोजिट होता है, अगर हमारा ये ज़्यादा है तो मनी मल्टीप्लायर हमारा कम बनेगा। कैश रिजर्व रेशियो में मान लेते हैं हमने 80% रख दिया तो मनी मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी। तो ये जो है ना मनी मल्टीप्लायर का, कैश रिजर्व रेशियो का मनी मल्टीप्लायर से ऐसे संबंध होता है ना। मनी मल्टीप्लायर जो है 1 कैश रिजर्व रेशियो होती है। ठीक है, ये डिमांड फॉर मनी को ना इसमें 4-5 लाइनें इनको रट लेना है भाई, नहीं हो रहा है ये, इसको रट लेना है। क्या, मनी इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन विल डिटरमाइन द मनी, द और वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं ना वो डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन द मनी पीपल विल वांट टू कीप। ठीक है, जितनी जितनी ट्रांजैक्शन होगी वो डिसाइड करती है कितना पैसा लोग रखना चाहते हैं। ये लाइन याद रखनी है, द लार्ज इज द क्वांटम ऑफ ट्रांजैक्शन, जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा उतनी ज़्यादा मनी डिमांड होगी, जितना लेन देन होगा उतने लोग मनी ज़्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है, सिंस द क्वांटम ऑफ ट्रांजैक्शन इज टू बी मेड डिपेंड ऑन इनकम। अभी जो ट्रांजैक्शंस की जो डिमांड है ये किस पे होती है, ये इनकम के ऊपर होती है ना। इट शुड बी क्लियर दैट राइज इन इनकम विल लेड टू राइज इन डिमांड ऑफ मनी। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है उतनी ज़्यादा डिमांड हो रही है। जैसे इनकम बढ़ेगी तो ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा, ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा तो ज़्यादा डिमांड भी होगी मनी की। ठीक है, एंड पीपल ऑल्सो व्हेन पीपल कीप देयर सेविंग इन फॉर्म ऑफ मनी rather than putting it in a bank which gave them interest, how much money people keep also depend on the rate of interest. Rate of interest पे depend करता है, specifically when interest rate go up people become less interested in holding money. ठीक है, जैसे इंटरेस्ट रेट कम जाएंगे ना तो लोग फिर बोलते हैं कि नहीं अब हम पैसा हाथ में नहीं रखेंगे। सिंस होल्डिंग मनी अमाउंट टू होल्डिंग लेस इंटरेस्ट अर्निंग डिपॉजिट्स एंड दस लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि पैसा होल्ड करके रख रहे हैं फिर वो नहीं रखते हैं। देयरफॉर एट हाई इंटरेस्ट रेट, जैसे ही इंटरेस्ट ज़्यादा चला जाता है इंटरेस्ट रेट, तो लोग फिर क्या है मनी डिमांड करना कम कर देते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ हम चलो होल्ड करके रखते हैं, हम ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे। फिर 4-5 लाइन को रटना है।